जो क्लास 10th आज मैं आपको चैप्टर 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बता रही हूँ जो कि आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए आप मेरे साथ टिक करते जाइए, मैं आपके लिए टिक करते हुए लाई हूँ यहाँ पे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि बेटा खनिज क्या होता है। देखिए खनिज क्या है, आपको लिखना है एग्जाम में कि खनिज एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं या तत्व हैं। प्रकृति में अनेक रूपों में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपको लिखना है एक खनिज विशेष जो निश्चित तत्वों का योग है। हम खनिज किसे कहते हैं, जिसमें कुछ तत्व हैं जो कि निश्चित मात्रा में पाए जाते हैं। उन तत्वों का निर्माण उस समय के भौतिक व रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम है। यानी जो भी उनमें भौतिक बाढ़, तूफान, प्राकृतिक आपदा से या फिर रासायनिक केमिकल्स कुछ चेंजेस हुए हैं, उनका परिणाम है और वो परिणाम बन के क्या आता है, हमारे सामने खनिज आता है। इसके फलस्वरूप ही खनिजों में विविध और ये जो हमारे खनिज हैं वो अलग अलग रंग में, कठोरता में, चमक में, घनत्व में, घनत्व यानी एक एरिया को कवर करने वाली विशेषता को कहते हैं, तथा विविध क्रिस्टल पाए जाते हैं। वो वैज्ञानिक इन्हीं विशेषताओं के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण करते हैं। आगे हमें इसमें वर्गीकरण दिए गए हैं जो भी मैं आपको बताती हूँ। वर्गीकरण में देखिए खनिजों का वर्गीकरण इन्होंने 3 पार्ट्स में किया है। पहला है आपका धात्विक, दूसरा है आपका अधात्विक और तीसरा है आपका ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिजों में आपको ये याद रखना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट श्रेणी है, स्टार बना लीजिए, काफी सारे प्रश्न इसमें से बनते हैं। लोहा धातु, जिसमें लोहे का अंश होता है उसे हम जाहिर सी बात है लोहा धातु कहते हैं। इसके अंदर लोहा, एस, मैग्नीज, निकल और कोबाल्ट आदि आते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो लोहा धातु है वो कैसा खनिज है, धात्विक खनिज है। अलोह धातु है जैसे तांबा है, सीसा है, जस्ता है, बॉक्साइड है, ये कैसे हैं, आपको नाम के साथ याद रखना है कि ये धात्विक है। बहुमूल्य खनिज होते हैं जैसे आपके कीमती खनिज हो गए, सोना, चांदी, प्लैटिनम, ये भी सब क्या है, धात्विक। धात्विक यानी हम जो एक ठोस होते हैं। अधात्विक खनिज किसे कहते हैं, अभ्रक को, नमक को, पोटाश को, सल्फर, चूना, चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर। आप देखिए ये जितने भी खनिज है ये कैसे हैं, भंगुर है। इन कैसी प्रकृति है, फटाक से टूटने वाली प्रकृति है। तो ऐसे खनिजों को हम क्या कहते हैं, अधात्विक कहते हैं। अब ऊर्जा, ऊर्जा देखिए कोयला ऊर्जा में आता है क्योंकि कोयले से हमें ऊर्जा मिलती है। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम भी देखिए आग जला लेता है, ऊर्जा मिलती है। प्राकृतिक गैस या किसी भी तरीके की गैस जिसे हम, जैसे सीएनजी है, एलपीजी है, ये जितनी भी गैसें हैं जिससे हम आग जला सकते हैं, आग जलाते हैं ऊर्जा मिलती है, तो इसे हम किसमें शामिल करते हैं, ऊर्जा खनिज में। याद रखने की प्रकृति कैसे है, जिससे भी आग जलती है या हमें एनर्जी मिलती है, हीट मिलता है, उसे हम ऊर्जा खनिज कहते हैं। जो कुछ ऐसे खनिज होते हैं जो फटाक से टूट जाते हैं, हल्की प्रकृति के होते हैं, भंगुर होते हैं, उसे हम अधात्विक में शामिल करते हैं। और जो ठोस रूप से होते हैं उन्हें हम धात्विक कहते हैं। जैसे हम अगर हथौड़े से तोड़ेंगे ना लोहे को या निकल को या तांबे को या जस्ते को, ये सब क्या है, ठोस है, तो ये धात्विक है। अब देखिए खनिजों की उपलब्धता। सबसे पहले तो खनिज कहाँ पाए जाते हैं, सामान्यतः खनिज एस्को में पाए जाते हैं। एस क्या होते हैं, एस मिलावटी होते हैं। मिलावटी यानी हमें मिलावट के रूप में मिलते हैं, मिक्सचर रूप में मिलते हैं, इसे हमें अलग अलग करना पड़ता है। खनिज प्राय निम्न शैल समूह से भी पाए जाते हैं। जैसे हम जानते हैं कि हमें शैलो चट्टानों से खनिज मिलते हैं। सबसे पहले आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिज दरारों, जो आग्नेय अग्नेय ये कायांतरित चट्टानें होती है, उनमें जो दरारें होती है, उनके जो जोड़ होते हैं, ढंश होते हैं, टुकड़े होते हैं जरा जरा से, विद्रोह या दूर दूर के जो टूट फूट होता है उसमें, ये मान के चलिए उनके जमाव में ही खनिज पाए जाते हैं। और जो ऐसे खनिज होते हैं वो तरल या गैसीय अवस्था में होते हैं। ठीक है, वहाँ कैसे पड़े हुए होते हैं, तरल या फिर गैस की अवस्था में। ऊपर आते हुए ये ठंडे होकर जम जाते हैं, वहां तो पड़े हैं लेकिन जैसे ही ऊपर आ रहे हैं वैसे ही हवा के साथ संपर्क में आने पर ये ठंडे हो जाते हैं और वहीं जम जाते हैं। मुख्य धात्विक खनिज जिनमें ऐसे हैं, देखिए जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा है। अब कुछ खनिज ऐसे हैं जो कि अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। जैसे इसका इम्पोर्टेंट उदाहरण है आपका कोयला। कोयला आपका यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चंस को कवर करेगा। अवसादी चट्टानों में दूसरी श्रेणी के खनिजों में आपके जिप्सम, पोटाश, नमक और सोडियम सम्मिलित होते हैं। आप ये मान के चलिए जो भंगुर होते हैं, अधात्विक खनिज होते हैं, वो अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। अ से अधात्विक, अ से अवसादी चट्टानें लर्न करने का बहुत अच्छा तरीका है। आगे चलिए मैं कुछ ऐसे टेक्निक से आपको याद कराती जाऊंगी। खनिजों के निर्माण की एक अन्य विधि धरातली चट्टानों का अपघटन भी, यानी जब हमारी चट्टानों का अपघटन, हमारी चट्टानें जब टूटती है तो उनसे भी खनिज निकलते हैं। उनका सबसे बड़ा उदाहरण है बॉक्साइट। बॉक्सिंग मार के जैसी चट्टानों को तोड़ा जाता है तो खनिज निकलता है बॉक्साइट। ये एक याद करने का तरीका है। तो आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं। निक्षेप, प्लेसर,
निक्षेप कहलाता है। देखिए जब भी हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ से नदियाँ बहती हुई आती है, वो नदियाँ अपने साथ मिट्टी भी लाती है और एक काफ़ी सालों तक एक मिट्टी का जो वो जलोढ़ मिट्टी होती है, वो जमावड़ा वहाँ फैल जाता है। उस मिट्टी के अंदर काफ़ी सारे खनिज हमें पाए जाते हैं। ऐसे जो खनिज मिलते हैं वो बहुमूल्य होते हैं। इसमें सोना, चांदी, टिन या प्लैटिनम हमारे प्रमुख होते हैं। नेक्स्ट आइए, महासागरीय जल में भी विशाल मात्रा में हमको खनिज पाए जाते हैं, मतलब महासागर से भी हमें खनिज प्राप्त होते हैं। इसमें सामान्यतः नमक है, मैग्नीशियम है, ब्रोमाइन है, ज्यादातर समुद्री जल में ही जिराइड होते हैं, प्रगृहित होते हैं। अब सबसे ज्यादा जो खनिज होता है बेटा महासागर में वो पाया जाता है मैग्नीज से। आप याद रख लीजिए, म से महासागर और सबसे ज्यादा पाया जाता है म से मैग्नीज। आइए कुछ ऐसी ही टेक्निकों से आगे बढ़ते हुए हम याद करते हैं रेड हॉल। रेड हॉल क्या होता है? कभी कभी देखिए, जैसे हम तो कहते हैं खनिजों का जो निष्कर्षण करती है सरकार का काम होता है, लेकिन वहां पे पहले से रहने वाले जो कुछ लोग हैं जंगलों में, जिन्होंने अपना अभी भी अतिक्रमण जमाए रखा है, वो सरकार को वहां पे आने की जैसे ही सरकार वहां घुसपैठ करती है, वो उसने चेतावनी देते हैं और वहां के जो खनिजों के ऊपर स्वामित्व है वो अभी तक उन लोगों का ही है, उन जनजातियों का ही है, वहां पे रहने वाले आदिवासी लोगों का ही है। यहाँ पे उत्तर पूर्वी भारत के जो अधिकांश जनजातीय क्षेत्र हैं, खनिजों का स्वामित्व व्यक्तिगत और समुदाय को प्राप्त है। हम मानते हैं, इतना सा मैं आपको बता चुकी हूँ। देखिए मेघालय में जो कोयला है, लो अयस्क है और चूना पत्थर व डोलोमाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं, लेकिन ये सारे किस में पाए जाते हैं? वहाँ के जो जनजातीय लोग हैं, वहाँ पहले से रहने वाले लोग हैं, उन्होंने अपना वहाँ पे स्वामित्व कायम कर रखा है, ये भी सरकार के अंडर में नहीं है। अब रेड हॉल क्या है? जोवाई व चेरापूंजी में कोयले का खनन परिवार के सदस्यों द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है, जिसे रेड हॉल कहते हैं। रेड हॉल सबसे पहले तो कहाँ पे है? जोवाई और चेरापूंजी में। यहाँ पे किसका खनन हो रहा है? कोयले का खनन हो रहा है। यहाँ पे कुछ परिवार एक संकीर्ण सी सुरंग बनाते हैं और इसका खनन करते हैं। इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। इस संकीर्ण जो ये सुरंग बनाते हैं, जहाँ से कोयला निकालते हैं, उस होल को हम कहते हैं रेड हॉल। आगे चलिए, इसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका, देखिए राजस्थान में अनेक अलोह खनिज पाए जाते हैं। यानी राजस्थान में कैसे खनिज पाए जाते हैं? अलोह खनिज। पहली बात तो राजस्थान में भरपूर मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। अब अलोह खनिज भी पाए जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे पहले लोहा खनिज की बात करेंगे। लौह खनिज धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य के 3/4 भाग है, क्योंकि सबसे ज्यादा भाग किसका है? सिर्फ लौह खनिज का 3/4 भाग है। इसके अंदर पहले आता है आपका लोह अयस्क यानी आयरन और। अयस्क यानी लोहे का प्योर लोहा नहीं है, यहाँ पे लोहे के साथ साथ कई चीजें मिली हुई है, इसलिए हम उसे अयस्क कहते हैं। लोह अयस्क एक आधारभूत खनिज है तथा औद्योगिक विकास की रीढ़ की हड्डी। हमें पता है कि औद्योगिक उद्योग में सबसे ज्यादा काम में आने वाली चीज ही लोहा है। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लोह अयस्क है, जिसमें 70% लोहांश पाया जाता है। ये आपको याद करना पड़ेगा कि मैग्नेटाइट में 70% लोहांश पाया जाता है। हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लोह अयस्क है, जिसका अधिकतम मात्रा में उपभोग हुआ है। इसमें लोहांश की मात्रा 50 से 60% है। ज्यादा अच्छा लोहा इसे नहीं कहा जाता है। भारत में लोह अयस्क की पेटियां, ये इंपॉर्टेंट है कि भारत में लोह अयस्क कहाँ कहाँ पाया जाता है। देखिए पहले ओडिशा झारखंड की पेटी, जो उड़ीसा और झारखंड की पेटी है, यहाँ पे हेमेटाइट किस्म का लोह अयस्क मयूरभंज व केंदुझर जिलों में पाया जाता है। झारखंड के सिंहभूम जिले में गुआ तथा नोआमुंडी से हेमेटाइट अयस्क का खनन किया जाता है। इतना डीपली आपसे नहीं पूछेगा, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि भारत में लोह अयस्क की पेटियां हैं, ओडिशा झारखंड पेटी, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। ये महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है, तो आप ज्यादा से ज्यादा ये याद कर लें कि महाराष्ट्र में और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। छत्तीसगढ़ का बस्तर जो जिला है, वहाँ पे बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखलाओं में अति उत्तम कोटि का हेमेटाइट पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि अति उत्तम तरीका का जो सबसे अच्छा हेमेटाइट पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? आपके छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के अंदर। पहाड़ियों के नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है बल्लारी, चित्रदुर्ग और चिक्कमंगलुरु, तुमुकुरु पेटी। ये कहाँ पे? नाम से क्लियर है कि ऐसा उल्टा सीधा नाम कर्नाटक का ही हो। ऐसा जो नाम आता है वो कर्नाटक में ही आता है, जो हमें याद करने में बड़ी मुश्किल होती है। कुद्रे मुक्ष निक्षेप संसार का सबसे बड़े निक्षेपों में से एक माना जाता है, पर ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। आगे चलिए, महाराष्ट्र और गोवा पेटी। महाराष्ट्र और गोवा पेटी के अंदर रत्नागिरी एक जिला है, जहाँ पे भी लोह अयस्क पाया जाता है। आपको सिर्फ इन जगह के नाम याद रखने हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लोह अयस्क भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको यहाँ पे 4-5 नाम लिखने हैं।
नेक्स्ट है हमारा मैग्नीज। मैग्नीज ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं और पेंट में इनका उपयोग किया जाता है मैग्नीज का। ये देखिए मैग्नीज के उत्पादन राज्यों का अंश आपको सबसे ज्यादा यहाँ पे हमारा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो मैग्नीज का उत्पादन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में किया जाता है। उसका उपयोग आपको याद करना है। भारत में उड़ीसा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ये आपको याद करना है कि सबसे बड़ा मैग्नीज का उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा। आगे चलते हैं। ये आपको मैप दिया है। इस तरीके का मैप आप ध्यान से पढ़ेंगे एग्जाम के लिए। फिर हम लौह खनिज से आते हैं। लौह के आते हैं अलौह खनिज में। अलौह खनिज में हमारा आता है सर्वप्रथम टॉपिक है हमारा अलौह खनिज। अलौह खनिज में सबसे पहले हमारा आता है तांबा। तांबा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तांबे का प्रयोग बिजली के तार बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन उद्योगों में किया जाता है। इसका उपयोग पढ़ लीजिएगा। तांबा कहाँ पाया जाता है? तांबा मध्य प्रदेश के बालाघाट एक जगह का नाम है। झारखंड के सिंहभूम जिला और राजस्थान के खेतड़ी खादानों में भी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। सबसे इम्पोर्टेंट आपसे ये पूछा जाएगा कि राजस्थान में किस जगह तांबा पाया जाता है, तो आप लिखेंगे खेतड़ी खाने। नेक्स्ट है आपका बॉक्साइट। बॉक्साइट कैसा होता है? सबसे पहले ये जान लीजिए। बॉक्साइट हल्का होता है एवं सुचालक होता है। इसमें अत्यधिक घातवर्यता यानी कि मेलेबिलिटी पाई जाती है। मेलेबिलिटी का मतलब है आप बॉक्साइट को कितना भी बॉक्सिंग कर करके पीटिए, उसकी छोटी छोटी परतें भी बनाई जा सकती है। भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक, पठार, मिकाल पहाड़ियों तथा बिलासपुर कटनी के पठारी प्रदेश में पाए जाते हैं। बॉक्साइट ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, तो इसे ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ आप इसका देख लीजिएगा कि उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। कि बॉक्साइट सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में पाया जाता है। आगे चलिए। अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज में हम पढ़ते हैं अभ्रक। अभ्रक ये परतें, अभ्रक की इतनी परतें महीन होती है, छोटी छोटी, इसको लेयर्स में बना दिया जाता है। अभ्रक पारदर्शी होता है, काला होता है, हरा, लाल और पीले या भूरे रंग का पाया जाता है। कलर आपसे नहीं पूछा जाता है। अब आइए, अभ्रक विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में इम्पोर्टेंट होता है। अभ्रक का यूजेस आपसे पूछा जाता है। अभ्रक का यूजेस विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में पाया जाता है। छोटा नागपुर और बिहार झारखंड के कोडरमा, गया, हजारीबाग पेटी अग्रणी उत्पादक है। जितने भी अग्रणी उत्पादक है ये जरूर आते हैं, इसलिए इनके नाम याद कर लीजिए। अभ्रक अजमेर मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान में अभ्रक कहाँ पाया जाता है? अजमेर से। अ से अभ्रक, अ से अजमेर। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर, तो लीजिए अ से आंध्र प्रदेश भी आपको यही याद हो जाता है। आगे चलिए चट्टानी खनिज। अब जो चट्टान से पाए जाते हैं खनिज, पहला है आपका चूना पत्थर यानी कि लाइमस्टोन, इंपॉर्टेंट है। अवसादी शैलों में पाया जाता है। कहाँ पे? अवसादी शैलों में। चूना पत्थर कहाँ का उपयोग होता है? हमें पता है कि सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल, यानी सीमेंट उद्योग में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो कच्चा माल है वो है आपका चूना पत्थर। ये आपका इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है। और लो प्रगलन की भट्टियों के लिए भी अनिवार्य। खनिजों का संरक्षण, यानी कि खनिजों को अंधाधुंध निकालने से हमारी प्राकृतिक आपदाएं बढ़ जाती है, हमारी प्रकृति को नुकसान होता है। इसलिए हमें खनिजों का क्या करना चाहिए? संरक्षण करना चाहिए। पहला है ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण क्या है? देखिए, पहले हम पढ़ेंगे ऊर्जा संसाधन। इसमें ऊर्जा संसाधन कहाँ यूज आते हैं? खाना पकाने में, रोशनी व ताप के लिए, गाड़ियों के संचालन में और उद्योगों में मशीनों के संचालन में हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ऊर्जा संसाधनों को इम्पोर्टेंट है दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो परंपरागत और दूसरा गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा संसाधन का प्रयोग आपके यहाँ पे खाना पकाने में, रोशनी में, ताप के लिए, गाड़ियों के संचालन में, उद्योगों के मशीनों के संचालन में हमें ऊर्जा की जरूरत होती है। अब यहाँ पे ऊर्जा के संसाधनों को हमने दो भागों में बांटा है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है परंपरागत और दूसरा है गैर परंपरागत। परंपरागत ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं? परंपरागत साधनों में आपके लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा विद्युत, दोनों जल विद्युत भी और ताप विद्युत भी। इन सबको देखने से क्या प्रतीत हो रहा है कि ये सब कैसे हैं? ये प्राकृतिक संसाधन है, यहाँ पे इंसानों ने इसे नहीं बनाया। जो ऐसे संसाधन होते हैं उन्हें हम कहते हैं परंपरागत साधन। अब गैर परंपरागत साधन है आपके सौर, पवन, ज्वारीय, भूतापीय और बायोगैस तथा परमाणु ऊर्जा शामिल किए जाते हैं। ये सभी प्रकृति द्वारा है, लेकिन इनमें क्या अंतर है? ये गैर परंपरागत है। ये अभी नए हमने हाल ही में खोज निकाले हैं। सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, बायोगैस और परमाणु ऊर्जा है। ये हमने नए खोज निकाले हैं, इसलिए ये हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में हमने सबसे पहले कोयले को शामिल किया है, इम्पोर्टेंट है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ।
कोयले का निर्माण पादप पदार्थों के लाखों वर्षों के संपीड़न से हुआ है। संपीड़न की मात्रा कितनी है, कितना टाइम तक वो दबा रहा है, गहराई कितनी है, दबने के समय कितना है, इसके आधार पर हमें कोयले के अनेक रूप मिलते हैं। लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला है। यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जो लिग्नाइट है वो सबसे खराब कोयला माना जाता है, निम्न कोटि का होता है और भूरे रंग का होता है। ये यहाँ पे आपको मैप दिया है, इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे। इसके बाद लिग्नाइट के प्रमुख भंडार आपको तमिलनाडु में मिलते हैं। तमिलनाडु में इस जगह का नाम इम्पोर्टेंट है, नवेली में मिलते हैं और विद्युत उत्पादन में इसका प्रयोग किया जाता है लिग्नाइट का। धातु शोधन में उच्च श्रेणी के बिटुमिनस कोयले का प्रयोग किया जाता है। एंथ्रेसाइट सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है। ये इम्पोर्टेंट है। एक तो सबसे हल्का कोयला है आपका L4 लिग्नाइट और सबसे सर्वोत्तम कोयला है A4 एंथ्रेसाइट। भारत में कोयला दो प्रमुख भूगर्भिक युगों के शैल क्रम में पाया जाता है। कहने का मतलब है हमें जो कोयला प्राप्त होता है वो भूगर्भिक शैल के क्रम में पाया जाता है। जैसे एक तो आपके 200 लाख वर्ष पुराना है जिसे हम गोंडवाना, जिसकी आयु 200 लाख वर्ष पुरानी या उससे भी ज्यादा होती है। दूसरी जिसकी आयु 55 लाख वर्ष, यानी हम मान के चलते हैं इससे नया है, 55 लाख वर्ष अभी नया है, जिसे हम टर्शियरी निक्षेप कहते हैं। गोंडवाना कोयले जो धातु शोधन कोयला है के प्रमुख संसाधन दामोदर घाटी, झरिया, रानीगंज और बोकारो में स्थित है। ये आपको याद करने पड़ेंगे नाम। और टर्शियरी कोयला जो कि 55 लाख वर्ष पुराना है, क्षेत्र उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे आपके मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में, यानी पूरब के जो आपके राज्य हैं वहां पे टर्शियरी कोयला पाया जाता है। दूसरा है आपका पेट्रोलियम। पेट्रोलियम आपके ऊर्जा का दूसरा प्रमुख साधन है। पहला आपका कोयला है और दूसरा आपका पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम की उपस्थिति टर्शियरी युग से ही मानी जाती है, यानी 55 लाख वर्ष से जो शैलें बनी है उनसे मानी जाती है। भारत में मुंबई, हाई, गुजरात और असम प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है, ये आपको याद रखना है। अंकलेश्वर गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अंकलेश्वर, जो कि कहाँ पाया जाता है, गुजरात में। तेल क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। असम भारत का सबसे पुराना तेल शोधक राज्य, यानी सबसे पहले जो तेल मिला था वो हमारे असम राज्य में मिला था। डिगबोई, नहरकटिया और मोरन हुंगरी जन इस राज्य के महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र हैं। इनको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना याद रखेंगे असम भारत का सबसे पुराना तेल शोधक राज्य है और अंकलेश्वर गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। तीसरा है आपका प्राकृतिक गैस। घरेलू और औद्योगिक ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इनका उपयोग बिजली क्षेत्र में ईंधन के रूप में बिजली को पैदा करने के लिए और उद्योगों में हीटिंग के लिए किया जाता है। रासायनिक और पेट्रोकेमिकल और उर्वरक उद्योगों में कच्चे माल के रूप में, परिवहन ईंधन के रूप में भी, खाना पकाने के रूप में भी हम प्राकृतिक गैसों का प्रयोग करते हैं। आपको याद रखना है परिवहन ईंधन है CNG, यानी CNG का उपयोग हम गाड़ियों में करते हैं और घर में खाना बनाने के लिए हम PNG का प्रयोग करते हैं। इन दोनों में आपको अंतर ध्यान रखना है। कृष्णा गोदावरी बेसिन में प्राकृतिक गैस के लिए नए भंडार की खोज की गई है। इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये नए भंडार है, कृष्णा और गोदावरी बेसिन। 100 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर HVJ क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन ने मुंबई हाई और बेसिन गैस क्षेत्रों को पश्चिम उत्तरी भारत में विभिन्न उर्वरक, बिजली और औद्योगिक परिसरों से जोड़ा है। आपको सिर्फ इसका नाम याद रखना है, गेल। इस कौन सी कंपनी थी, गेल, और कितने किलोमीटर था, 1700 किलोमीटर। नेक्स्ट है आपका विद्युत। विद्युत को हम दो प्रकार से उत्पन्न करते हैं। पहला है हमारे प्रवाहित जल से हाइड्रो टरबाइन चलाकर जल विद्युत उत्पन्न करते हैं। जो जल प्रवाहित हो रहा है उससे टरबाइन चलेगी और जल का विद्युत का उत्पादन होगा। दूसरा, अन्य ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस को जलाने से टरबाइन चलाकर ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। अब इन सबसे जो ये जो प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम से टरबाइन को चलाया जाता है तो कैसी हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, कैसी विद्युत प्राप्त होती है, ताप विद्युत हमको यहाँ पे प्राप्त होगी। भाखड़ा नांगल दामोदर घाटी कॉर्पोरेशन और कौपिली हाइडल परियोजना ये इसके उदाहरण है। उदाहरण ये वाले आपसे नहीं पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन। गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन होते हैं जो कि अभी हाल ही में खोजे गए हैं। नवीनीकरण योग्य ऊर्जा संसाधन है, जैसे दोबारा से नवीनीकरण होते हैं, यानी खत्म नहीं हो सकते, बार बार इनका नवीनीकरण किया जा सकता है। वो है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैविक ऊर्जा तथा अवशिष्ट पदार्थ जनित ऊर्जा। ये ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन है। इन्हें गैर परंपरागत साधन भी कहते हैं और इन्हें नवीनीकरणीय साधन भी कहा जाता है। भारत में धूप, जल तथा जीव भार
साधनों में समृद्ध है। इस वजह से इन ऊर्जा का प्रवाह ज्यादातर भारत में पाया जाता है, उत्पादन ज्यादातर भारत में होता है। पहला है आपका परमाणु या आणविक ऊर्जा, दोनों एक ही बात है। ये क्या है? परमाणु और आणविक ऊर्जा, जो परमाणु है अणुओं की संरचना को बदलने से प्राप्त होते हैं। या तो अणु इसमें जुड़ते हैं या अणु इसमें या निकलते हैं, दोनों ही जो क्रियाएं होती है उनमें ऊर्जा की प्राप्ति होगी। यूरेनियम और थोरियम जो झारखंड और राजस्थान के अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं। आपको फिर से ये याद रखना है कि जो हमारे राजस्थान के अरावली पर्वत श्रृंखला है उसमें कौन सा पदार्थ पाया जाता है? यूरेनियम। इम्पोर्टेंट है। केरल में मिलने वाली मोनाजाइट रेत में भी थोरियम की मात्रा पाई जाती है। हाल ही में ढूंढा गया है कि केरल में जो एक रेत पाई जाती है जिसका नाम मोनाजाइट है, उसमें भी थोरियम की मात्रा पाई गई है। नेक्स्ट है आपका सौर ऊर्जा। फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है आपका विद्युत को, कि मतलब आपके सौर को विद्युत में परिवर्तित करने के लिए कौन सी प्रौद्योगिकी प्रयोग में ली जाती है? तो आप लिखेंगे फोटोवोल्टाइक। मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जरूर से आएगा। नेक्स्ट है आपका पवन ऊर्जा। विशालतम पेटी तमिलनाडु में नागरकोइल में मदुरई तक अवस्थित है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र तथा लक्षद्वीप में भी महत्वपूर्ण पवन ऊर्जा फार्म है। इसके अंदर आपको मेन याद रखना है दो नाम, एक तो नागरकोइल और दूसरा जैसलमेर। ये पवन ऊर्जा के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है आपका बायोगैस। ग्रामीण इलाकों में जो झाड़ियां हैं, कृषि अपशिष्ट है, पशु है, मानव जनित अपशिष्ट के उपयोग से घरेलू उपभोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है। बायोगैस कैसे बनती है? तो आप ये लिख देंगे। नेक्स्ट है आपका एक ऊर्जा के रूप में और दूसरा उन्नत प्रकार के उर्वरक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा अधिकतर जो महासागरीय तरंगे हैं, जो महासागर में तरंगे आती है, लहरें आती है, उनका प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। उन लहरों से भी विद्युत उत्पादन किया जाता है। भारत में खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तथा पश्चिम तट पर गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, सुंदरवन क्षेत्र में, गंगा के डेल्टा में ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने के आदर्श दिशाएं उपस्थित है। आपको यहाँ पे एक दो नाम याद कर लेने हैं। और ज्वारीय ऊर्जा क्या होती है, इसका अर्थ ही आपको याद करना है। भूतापीय ऊर्जा। पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। हम जानते हैं कि हमारे पृथ्वी के अंदर ताप पाया जाता है, ऊर्जा पाई जाती है। उस ताप का प्रयोग करके हमको यहाँ पे क्या बनानी है? भूतापीय ऊर्जा बनानी है। भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए भारत में 2 प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई है। ये मोस्ट एंड मोस्ट है क्योंकि ये एकदम नई परियोजना है। एक हिमाचल प्रदेश में मणिकरण के निकट पार्वती घाटी में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम मणिकरण है। वहां पे आपको एक घाटी है जिसे हम पार्वती घाटी के नाम से कहते हैं। और दूसरा लद्दाख जो है वहां पे पूगा घाटी है। वहां पे ये 2 प्रकार की परियोजना चल रही है क्योंकि वहां पे गर्म पानी के स्रोत पाए जाते हैं, यानी ऐसे जलकुंड है जिसमें पानी गर्म होता है। तो उस गर्म पानी क्या होता है, धरती के जो अंदर से ताप आ रहा है उससे ऊर्जा उत्पन्न करनी है। ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण। अब जो हमारे ऊर्जा के संसाधन है उनका भी हमको संरक्षण करना आवश्यक है।